आप सभी साथियों को जय हिंद। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज में पढ़ा रहा हूं, जिसका मैं नेक्स्ट लेक्चर इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी साथी इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट लगी हुई है, जाकर पहले सीक्वेंस एंड सीरीज की फर्स्ट लेक्चर्स को देखें। आफ्टर दैट आप इसको देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को मोनोटोनिक सीक्वेंस इन दिस वीडियो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, इसको हम समझने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस 4 प्रकार की होती हैं, मतलब 4 तरह की जो सीक्वेंस है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस हो सकती हैं। 4 तरह की जो सीक्वेंस है वो आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस यहाँ पर कहलाएंगी, ठीक है। 4 तरह की जो है जो सीक्वेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान समझिए। पहला फर्स्ट इसमें यही है कि नॉन डिक्रीजिंग, जो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या इसी को इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी इसी को ही कहा जाता है। नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सीक्वेंस इसे कहा जाता है। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो डिक्रीज नहीं हो, जो डिक्रीज नहीं हो, मतलब ये आपका डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। मतलब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या है, ये इस तरह है, इस तरह की जो सीक्वेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। ये आपका पॉइंट क्या है, x1, ये पॉइंट आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 पॉइंट है, और ये क्या है आपका x4 वाला पॉइंट है, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस या इंक्रीजिंग सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है क्या है, इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ आपका इंक्रीज और कांस्टेंट या इंक्रीज ही कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ देखकर ये बात कह पा रहा हूँ कि ये नॉन डिक्रीजिंग है, ये नॉन डिक्रीजिंग है। देखिए, इंक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे नॉन डिक्रीजिंग कहा गया है तो इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, 2 बातें होंगी। जैसे हम इंक्रीजिंग बोलते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं, या तो चीज़ें इंक्रीज करती हैं या तो कांस्टेंट रहती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका x1, x2, x3 या x4 है, ये आपका हाइट ऑफ द ग्राफ है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूँ कि x1 और x2 में बड़ा कौन है, x1 और x2 में बड़ा कौन है, तो आप देखोगे किसकी हाइट बड़ी है, ये x1 की हाइट है और ये x2 की हाइट है। तो किसकी हाइट ज़्यादा है, आप कहोगे x2 की हाइट ज़्यादा है। लेकिन एक टाइम ये भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। देखो, नॉन डिक्रीजिंग है ना, तो इसमें चीज़ें इक्वल भी हो सकती हैं। जैसे अभी तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि x1 और x2 में बड़ा कौन है, तो आप ऑब्वियस सी बात कह रहे होगे x2 बड़ा होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो x2 और x3, एक टाइम ये भी आया कि ये दोनों बराबर भी हो गए। तो हमें अभी तो देख के लग रहा है ना, लेकिन अगर हम x1, x2, x3 वैसे विचार करेंगे तो हो सकता है बड़ा हो या बराबर हो। तो ये 2 भाव यहाँ पर निकल रहे हैं कि x2 जो है x1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसी तरह अगर हम x2 और x3 पे डिस्कशन करें, x2 और x3 पे, तो x3 हो सकता है x2 से बड़ा हो या बराबर हो। इसी तरीके से बात बढ़ती रहेंगी। जैसे यहाँ पे x3 और x4 में लूँ तो ये बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, इस तरीके से बातें यहाँ पर चलेंगी।
अब ओवरऑल मैं ये कह पा रहा हूँ कि x1 जो है ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू x2 लेस देन आर इक्वल टू x3 लेस देन आर इक्वल टू x4 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं रिटेन कर सकता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक बात यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि अगर मैं यहाँ पे x1 लिखूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ x1 + 1 लिखूँ, ठीक है। तो अब इसमें कौन बड़ा होगा, तो xn + 1 ही तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस चीज़ का हमें डिवाइड कर देना है, किसका, इसका डिवाइड कर देना है। तो इसका डिवाइड कर देना है तो ये 1 हो गया कि नहीं बताओ। तो ये आपके नॉन डिक्रीजिंग की कंडीशन निकल के आ गई। और एक बात, इसका आपने अगर डिवाइड किया है तो ये पॉजिटिव टर्म है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सीक्वेंस के ऑल टर्म्स पॉजिटिव होंगे, सीक्वेंस, ठीक है, ऑल टर्म्स यहाँ पर पॉजिटिव ही होंगे। ये जितने भी टर्म्स देखेंगे पॉजिटिव के लिए बात रहे। ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस यहाँ पर क्या रखना है, हमें ग्रेटर देन 0 रखना है, मतलब पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पर ये भी बात ध्यान दो, ये भी आपका पॉजिटिव ही है, ठीक है। तब ये आपका रिलेशन हुआ, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो इसका डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पता है कि भाई अगर निगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का साइन इसका डिवाइड देने के बाद क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये आपने पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर किया है। तो ये आपका जो है नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं नॉन डिक्रीजिंग है मतलब डिक्रीज नहीं करना है, तो मतलब क्या करना है, इंक्रीज करना है या तो कांस्टेंट रहेगा, बस। नॉन डिक्रीजिंग का यही मतलब है कि डिक्रीज नहीं करेगा। नॉन का मतलब नहीं, क्या, डिक्रीज। जो डिक्रीज नहीं करे तो क्या करे, क्या करे भाई, मर जाएं फांसी लगाकर, नहीं। केवल जो इंक्रीज करे या कुछ टाइम कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज करे, फिर कुछ टाइम क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। यही जिंदगी है। जिंदगी कुछ टाइम तक इंक्रीज करेगी, कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगी, कोई वृद्धि नहीं होगी। जो आप बचत करे रहोगे वही आप खर्च करोगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर आएगा, फिर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये नॉन डिक्रीजिंग का मतलब था, जिसे हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। तो ये आपका पहला टाइप था, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस का ये पहला पार्ट था। तो पहले पार्ट में नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस या इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपने समझ ली। अब आइए आगे देखते हैं इसका दूसरा टाइप क्या होगा। 4 टाइप की सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस के अंतर्गत आती हैं। देखिए, आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे आपको, अगर इसका आपको प्रीवियस वीडियो वाला अगर आप देखिए, इसका पिछला वीडियो देखिए, तो इसमें मैंने बताया सीक्वेंस क्या एक तरह का फंक्शन ही है। सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है जो नेचुरल से रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। ये बात मैंने आपको बता रखा है। चीज़ों को सीखो, जब तक बेसिक चीज़ों को नहीं सीखोगे ना, मैथ हमेशा आपकी आधी अधूरी रहेगी, ठीक है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बिलीव में, पूरा सीख लो ना, मैथ से फिर खेलोगे, एक एक क्वेश्चन से सीखोगे। तो बेसिक चीज़ को क्लियर कर लो मेरे साथियों, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा देखो, और एक बात मैं और बता दूं, ठीक है, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, केवल प्रैक्टिस कराते हैं, कोई आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देता है ना। मेरा एक इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा है, प्रैक्टिस तो बहुत ही आसान होती है, आप जान ही रहे हो। कोई आपको, आप बहुत सारे चैनल्स देखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो आप खुद ही कर लोगे, उनके प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, तो आप प्रैक्टिस खुद ही कर लोगे ना। और ये आप समझदार हो, ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ना। नहीं तो प्रैक्टिस क्लास तो मेरे लिए भी बहुत आसान है ना। मैं कॉन्सेप्ट क्लास आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो कोई नहीं देता है ना। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, बता पाऊँ, ठीक है, और आपको सिखा पाऊँ। पूरा 100% मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी अपना अगर 10% भी हमें दे देंगे, मतलब 10% समय, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है ना। अब ये नहीं कहूँगा माँ है, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, टेंशन नहीं है। तो आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, अपने जो मतलब कीमती समय
का 10% अगर मुझे दे दीजिए तो आप मैथ को सीख लेंगे, और मैथ को सीख लेंगे, हर चीज़ मैथ ही है, हर चीज़ मैथ ही है। चलो अब आइए सेकंड मैं आपको बताता हूँ। नॉन डिक्रीजिंग तो हो गया, अब नॉन इंक्रीजिंग का देखिए। नॉन इंक्रीजिंग में अब इसमें क्या कहा जा रहा है, हेडिंग को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हेडिंग से ही मतलब निकल रहा है कि इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज नहीं होना चाहिए तो मतलब डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसमें डिक्रीजिंग की बात हमें करनी है। नॉन इंक्रीजिंग में एकदम क्लियर है कि ये इंक्रीज नहीं करेगा, तो क्या करेगा, कांस्टेंट होगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा, या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट। इसके दो, अब इसके पास दो ही काम रह गए हैं, डिक्रीज करना, कांस्टेंट रहना, डिक्रीज करना, कांस्टेंट रहना। अब यहाँ पर हम ग्राफ से जो है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये है, जैसे आप देखो ये क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, फिर देखो यहाँ पर कांस्टेंट, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको देखिए यहाँ पर क्या है, ये x1 है, x1 है, और इस पॉइंट को x2 बोल दो, इसको x3 कह दो, और ये x4 कह दो। ये x1 मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ है। यहाँ पर आप बात समझो, सीक्वेंस में जो आउटपुट है वो हाइट ऑफ द ग्राफ बनते हैं, ये बनते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करो कि x1 और x2 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे x1 और x2 में मुझे तो किसकी हाइट ज़्यादा है, x1 की। x1 और x2 की हाइट का कंपेयर करो ना, तो देखो x1 वाली हाइट x2 वाली हाइट से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर x1 क्या हो रहा है, x2 से बड़ा हो रहा है। बराबर भी हो सकता है, जैसे इन केस क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं बताओ। तो इसलिए यहाँ पर देखो, अभी आपको ये स्थिति आप देख के चल रहे हो, लेकिन x1 x2 ऐसे सीक्वेंस में लिखा है तो ये बराबर है कि बराबर नहीं है, इसको आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। इसलिए मैं इक्वल टू भी लेता चल रहा हूँ, इक्वल टू भी मैं लेता, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा के चल रहा हूँ कि ये दोनों या तो ये बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे, ये चीज़ मैं मानता हुआ चल रहा हूँ। अब जैसे x2 और x3 में भी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना पड़ेगा, या x3 और x4 है तब भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मतलब इतने नतीजों से अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि ये कह सकती है कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x3, यहाँ पे x3 है साथियों, और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये। अब यहाँ पर देखो, अब मैं कंडीशन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नॉन इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन हो सकती है। देखो यहाँ पे xn है और यहाँ पे xn+1 है। अब बताओ कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा। इसका डिवाइड कर दो, किसका, इसका डिवाइड कर दो, और ये टर्म पॉजिटिव है जिसका डिवाइड कर रहे हो, इसी वजह से इस इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन इंक्रीजिंग अर्थात डिक्रीजिंग की क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग देखना है तो xn और xn+1 निकाल के डिवाइड कर लेते हैं ना। और यहाँ पर ध्यान दो, अगर ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग होगा, बड़ा तो इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। बड़ा है तो उल्टा, बड़ा है तो छोटा, मतलब बड़ा है तो डिक्रीज किया, और पिछले वाले में देखो लेस देन था तो क्या किया, इंक्रीज किया। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे उल्टा याद रखना है। यहाँ पे देखो ना भाई, डिक्रीजिंग हो रहा है ना, तो लेकिन ये देखो ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। और अगर यहाँ पे छोटा, यही का मुंह घुमा दो इधर, तब छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया, तब वो इंक्रीजिंग करेगा। तो ध्यान रखो इन बातों को, इन बातों को ध्यान रखो। ये छोटे बच्चे पढ़ाने नहीं देते हैं, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये लोग जो है बोलना शुरू करते हैं, डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब बताइए अब क्या किया जाए, घर को तो छोड़ा नहीं जा सकता। एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हूँ ना, 10 बाई 10 के रूम में ना। किसी दिन आपको अपना स्टूडियो भी दिखाएंगे तो आप कहेंगे बहुत संघर्ष कर रहे हैं सर ना, लेकिन ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मतलब मुझे तो मेरे आग, मतलब सीने में आग लगी हुई है आपको कि मैथ सिखा दें, ठीक है। इसलिए भाई ठीक है, बहुत खतरनाक स्टूडियो बनाया हूँ। किसी दिन मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे भी स्टूडियो बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह है कि नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह।
तो हर चीज़ चाह पे डिपेंड है। अब चाहिए देखिए तीसरा टाइप क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगला टाइप है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब लगातार बढ़ना, ठीक है, लगातार बढ़ना। आमतौर पे ये हो नहीं पाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई चीज़ लगातार ना, जैसे अंबानी जी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति रहेंगे, और आज भी हैं कई, समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कंटिन्यूसली क्या करना, इंक्रीज करना। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, बात समझ ना। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे एक चीज आप लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा होगा, क्या, आपका नॉलेज स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार। जैसे आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो लगातार आपके नॉलेज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली मतलब चीजें बढ़ती रहेंगी, सीखते रहेंगे। तो जैसे नॉलेज क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, टाइम टू टाइम वो बढ़ता जाता है। एक दिन बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर आप अच्छे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में चीज़ें लगातार कंटिन्यूसली क्या होंगी, वो लगातार बढ़ती रहेंगी। मतलब कुछ ऐसे ग्राफ की आप इमेजिनेशन करिए, ऐसे ग्राफ है ये, इस तरीके से ग्राफ हो रहा होगा, लगातार क्या हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है ना। जैसे ये बढ़ ही रहा है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, यूँ समझिए ये x4 है। तो लगातार इसमें क्या देखी जा रही, वृद्धि देखी जा रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो इसमें अगर मैं देखूँ सबसे बड़ा कौन होगा, x4 होगा। x4 बड़ा होगा x3 से, x3 बड़ा होगा x2 से, और x2 बड़ा होगा किससे, x1 से होगा ना। चारों का एक साथ मैंने कंपेयर कर दिया ना। तो अब यहाँ पर आप ये बताओ मुझे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत किस नतीजे पर पहुंची है, इस नतीजे में इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात, देखो यहाँ पे 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4, तो यहाँ पर ये बड़ा होगा, सही है ना। अब इसका कर लो भाई डिवाइड, क्या कर लो, डिवाइड। तो देख लो यहाँ पे लेस देन, ये कंडीशन आ गई किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। देखो इंक्रीजिंग है तो छोटा है, छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना री, ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाइट बोर्ड, ये मार्कर देख के, ये मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट आप द नॉलेज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि बड़ा डिजिटल बोर्ड होगा ना, स्क्रीन पे सारी चीज़ें होंगी, टीचर समझा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो जेन्युइन चीज़ें सीखेंगे। आपको पूरी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ऑफलाइन क्लास की फील हो जाएगी। टेंशन नहीं लीजिए, सब सिखा दूंगा ना। जो भी MCA, अभी ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आप जो है TGT हो गया, PGT हो गया, UP TGT PGT, MP TGT PGT, ठीक है। तो और आपका MCA अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में ही लोग फंसे रहते हैं भाई, बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही बात है ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। चलिए कोई बात नहीं, तो आप हमारे साथ लगे रहिए, तो आपके मैं तूफानों को थाम दूंगा, एक एक चीज़ें सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक और बचा चौथा टाइप बचा। आइए, मेरा छोटा सा बेटा है, लेटा हुआ है, ठीक है, देख रहा है कि डैडी क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कह रहा है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस वीडियो को पढ़ूंगा और नॉलेज गेन करूंगा। नहीं, चलिए, जो अभी बड़े हुए हैं वो तो नॉलेज लें, बाकी आप देखिए क्या है। चलिए चौथा नॉलेज देखिए, चौथा पॉइंट इसमें देखिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, कंटिन्यूसली गिरावट। जैसे लॉकडाउन के बाद कंटिन्यूसली गिरावट ही आती जा रही, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। कुछ लोग लॉकडाउन में बहुत बड़े, आसमान को छू लिए,
और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो बेचारे आसमान से धरती पे आ गए हैं ना, धरती करे पुकार। हाँ, क्या है, सब बातें हैं, अब क्या किया जाए। आप लोग तो समस्याओं को समझ ही रहे हैं। स्टिकली डिक्रीजिंग तो जो लगातार जो है घटे, जैसे आप ये देखो इस तरीके से चीज़ें हों, अब इसमें लगातार गिरावट आ रही है, आ रही नहीं, गिरावट फील करिए, आप देखेंगे लगातार इसमें कंटिन्यूसली वे में क्या आ रहा है, कंटिन्यूसली वे में गिरावट आ रहा है, ऐसे गिरावट आता रहेगा। अब देखो इन्हें, ये हैं छोटे से पॉइंट, ये देखो ये सब। अब यहाँ पर क्या है, कौन बड़ा है किससे क्या बताऊं मैं, आप देख लीजिए। x1 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है x3 से, x3 बड़ा है x4 से, यही सिलसिला बढ़ता रहेगा। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा है भाई, लगातार गिर ही रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ xn और xn+1 की, तो कौन बड़ा है, यहाँ पे देखो ये बड़ा है। अब इसका डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 1। तो ये आपका क्या आ गया, स्टिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन। तो कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस 4 तरह की होती हैं, जिसमें नॉन डिक्रीजिंग अर्थात इंक्रीजिंग सीक्वेंस आती है, दूसरा नॉन इंक्रीजिंग अर्थात डिक्रीजिंग आता है, स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। इन केस में हम सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो इस बात को। समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की प्रतिभाओं पर। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से हम सीक्वेंस में मोनोटोनिक सीक्वेंस को क्या करें, आइडेंटिफाई करें अर्थात वेरीफाई करें। कैसे जानेंगे कि ये मोनोटोनिक है और ये नहीं है, आइए देखते हैं कोशिशें। जैसे 1/n ये आपकी एक सीक्वेंस है। अब इसमें क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये बताओ कैसी सीक्वेंस है, ये कैसी सीक्वेंस है। देखो यहाँ पे 1 था, 1/2 हुआ, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/4 आया, फिर 1/, तो लगातार चीज़ें क्या हो रही हैं, घट रही हैं। ये देखो, ये सीक्वेंस को देखो, 1, 1/2, एक था उसका आधा हुआ, फिर तियावा हुआ, फिर चौथावा हुआ, ऐसे इस तरीके से होता जा रहा है। तो ये कैसी सीक्वेंस है बताओ ना। स्टिकली क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं बताओ, स्टिकली डिक्रीजिंग है, क्या है, स्टिकली डिक्रीजिंग है। ये स्टिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये स्टिकली डिक्रीज हो रही है, स्टिकली डिक्रीजिंग इसको कह सकते हैं भाई। और अगर स्टिकली डिक्रीजिंग है तो ये मोनोटोनिक हुआ कि नहीं, ये मोनोटोनिक है कि नहीं बताओ। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है क्योंकि ये स्टिकली डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूसली ये क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो टेंशन की बात नहीं, इस तरीके से मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस और मैं ले रहा हूँ, जैसे -1 टू दी पावर क्या है n। अब इसमें अगर आप देखो ना तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 इस तरीके से चीज़ें आएंगी। अब बताओ ये कैसी सीक्वेंस है, अब ये कैसी सीक्वेंस है। देखो -1 हुआ, फिर +1 हो गया, फिर -1, फिर प्लस, मतलब एक बार डिक्रीज फिर इंक्रीज, एक बार इंक्रीज। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, इंक्रीज देखो यहाँ पे क्या है, इसमें डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीज, मतलब दोनों, कोई एक बात नहीं है, गिर रहा है उठ रहा है, उठना गिरना, मतलब इसमें एक बात होनी चाहिए मोनोटोनिक में। अगर गिर रहा है तो गिरे या कुछ टाइम तक कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस हुई। ये क्या हुई, ठीक है, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस हुई, ये नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस हुई। तो ये सब बातें आप लोगों को आनी चाहिए। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। जल्दी से कॉपी करो तो और क्वेश्चन मैं आपको
बताने का, समझाने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। सफलता प्रयासों से मिलती है, ये बात तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, और पेंशन तो वैसे भी नहीं मिलेगा, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ ही गई है ना। वही मैंने कहा ना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। आइए, क्या है, क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अंडर रूट एन, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट एन है। अब एन का मतलब जान ही रहे हो, 1 2 3 चवन्नी गिरी। 1 आप लो, 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। 2 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 2 आएगा। ऐसे 3 लोगे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 3 हो जाएगा। ऐसे 4 लोगे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 मतलब 2 आ जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस आपकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 2 है, √2 है, 1.41 होता है तो 1 ही आएगा ना। यहाँ पे 1.7 तो यहाँ 1 ही आएगा, 2 का 2 हो जाएगा। अब 2 आएगा इस तरीके से। तो अब ये देखो, क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, आपकी नज़रें क्या देख रही हैं, आपकी नज़रें देख रही हैं 1 1 1 मतलब था, फिर 2 हो गया। तो आपका क्या है, 1 1 1 था मतलब कांस्टेंट था, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर इंक्रीज कर दिया। ऐसे आगे भी आपकी नज़रें क्या देखेंगी, कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज। तो ऐसा किसे कहा जाता है कि कांस्टेंट हो और इंक्रीज हो, नॉन डिक्रीजिंग को कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं मेरे भाई, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग वाली बातें हैं, तो ये बातें नॉन डिक्रीजिंग में होता है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब तो समझ रहे हो ना, कह रहा है ये मैं गिरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं साला झुकेगा नहीं ना। नॉन, पुष्पा साला झुकेगा नहीं, ये पुष्पा वाला है, पुष्पा वाला है, तो नॉन डिक्रीजिंग है। पुष्पा साला झुकेगा नहीं, नॉन डिक्रीजिंग है। तो नॉन डिक्रीजिंग का क्या होता है भाई, मोनोटोनिक होता है कि नहीं। पुष्पा साला झुकेगा नहीं, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब जान जाओ, पुष्पा साला झुकेगा नहीं, तो बस ये नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमारे बेटे को बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है, क्या करें, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों को सीख रहे होंगे। शेयर और तो करेंगे नहीं, जान ही रहे हैं कि जान शेयर और कर देंगे, 4 लोग गुरुजी को जान जाएंगे। अरे यार, इतनी छोटी सोच रखोगे तो ज़िंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। दिल बड़ा रखो, ठीक है। जेब में पैसा नहीं हो तब भी कोई अगर भिखारी आए ना, कह दो कितना, चेक काट के दे दो, जब पैसा होगा तो भजाएगा। क्या है मतलब, दिल बड़ा रखो, हाँ, सोच बड़ी रखो। मेरा तो भाई बहुत ही, यहाँ पे देखो 1/2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तब, फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/, अच्छा यहाँ पे 2 रखे थे, 1 रखने पे देखो, 1 रखने पे 1/2, 2 रखने पे 2/3, और 3 रखने पे 3/4, 4/5। इस तरीके से चीज़ें होंगी इसमें। अब ये आप देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये लगातार क्या हो रहा है अगर आप देखिए। अरे भाई 1/2 है, फिर 2/3 है, 3/4, तो ये लगातार आपका इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें आप स्टिकली इंक्रीजिंग देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं, देखिए 1/2 का मतलब 0.5, और 3 का मतलब 3 6 18 0.6, तो लगातार बढ़ ही तो रहा है। तो ये स्टिकली क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। तो स्टिकली इंक्रीजिंग हुआ तो ये आपका मोनोटोनिक हुआ, ये आपका मोनोटोनिक है, ये आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम मोनोटोनिक सीक्वेंस को जो है देखे, इस तरीके से मोनोटोनिक होगा, जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो मोनोटोनिक नहीं होगा। तेजी से कॉपी करो तो मैं आगे कुछ और इरशाद करूं, आप लोग समझो।
ना याद आती है तेरी याद आती है, दिल सीना चीर जाती है, याद आती है। आओ भाई देखो, याद जान ही रहे हो, जब आती है तो बहुत आती है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। आजकल तो सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, सुनो ना मतलब वो तो सब जान रहे हैं संगम मरमर की मीनारें होती हैं। पहले के गाने थे ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। आज की सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, साला क्या गाते हैं, क्या याद जाते हैं ना, समझ में नहीं आता भाई, मजा नहीं आता कसम से। पुराने गाने में जो बात है ना भाई, वो कहीं कोई बात नहीं मिलेगी, बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, हमारी वाइफ ये सब गाना सुनती है ना, बड़े मोटिवेट हो जाती हैं, कहती हैं हमको तो गा के कभी नहीं सुना है, इन बच्चों को जो है इतना सुना रहे हो, तुम्हारा वीडियो शेयर भी नहीं करते हैं। हम कहते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आज नहीं शेयर करते हैं, एक दिन करेंगे, एक दिन शेयर करेंगे। इसी उम्मीद में लगे रहते हैं भाई। देखो सब प्रैक्टिस क्लास देते हैं, मैं कॉन्सेप्ट क्लास दे रहा हूँ ना। चलो ठीक है, आगे अब देखो भाई क्या है, क्या छोटे क्या कर रहे हो तुम, बदमाशी मत करो, नहीं भैया लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। 2/n+1, n आपका क्या कह रहा है, n इज ऑड, n इज ऑड, और 2/n कब होगा, जब n आपका क्या होगा, इवन होगा। अब इसमें एक सीक्वेंस हम लोग बनाते हैं भाई। ऑड का मतलब तो समझ ही रहे हो, ऑड का मतलब विषम होता है। जो इतनी अंग्रेजी नहीं जानता ऐसे लोगों के सिलेक्शन से और है भाई। ठीक है, ये आपका ऑड हो गया, इवन में आपका 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन आता है, ऐसे होता है। चलो एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। देखो जब हम 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2/1+1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2/2 कर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। वाह वाह। जब हम 3 लेंगे यार, 3 लेंगे तब 3+1 4, और ये आपका क्या आ जाएगा 2/4 तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा जब यहाँ 4 लेंगे तब 2/4 तब भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह जब 5 लेंगे तब 1/3, बगल में भी 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से 1/4 1/4। तो आपकी नज़रें क्या देख रही हैं इसमें, आपकी नज़रें क्या देख रही हैं, आप अपनी नज़रों से पूछो। किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। अब यहाँ देखो चीज़ें, देखो यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, 1 1, फिर क्या की, डिक्रीज कर गई। वाह वाह वाह, फिर डिक्रीज की, फिर डिक्रीज की। यहाँ देखो अगर आपको तकलीफ हो ना, तकलीफ हो तो टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 1 है, 1 1 है 2 जगह, फिर 1/2 हो रहा है। फिर तो चीज़ें क्या हो रही हैं, कंटिन्यूअस रह रही हैं या क्या हो रही हैं, चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। ये चीज़ें आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर बड़ी जो है दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे क्या है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग हुआ, क्या हुआ, ये कांस्टेंट है या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट है डिक्रीज, तो नॉन इंक्रीजिंग हुआ ना, मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा है मेरे भाई। इसमें बड़ा लोग कन्फ्यूजिया आ जाते हैं कि नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है, डिक्रीजिंग है। इसमें घटने वाली भाव है, झुकेगा नहीं पुष्पा, इसमें ये वाली बात है, झुक जाएगा, यहाँ पुष्पा झुक रहा है। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब पुष्पा झुकेगा साला, समझ ना, नॉन डिक्रीजिंग में पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ध्यान रखना। अब यार कोई एक्टर तो है नहीं, आप लोगों को क्या करें, आ जाता है ये सब डायलॉग। देखो टीचर क्या, देखो जो नेता लोग हैं वो भी मार रहे हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला ना। बताओ उनको मतलब समस्या लोग देख जाके बता रहे हैं, तो पार्लियामेंट में जाके पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा क्या, यहाँ पे क्या बताएं, अब आप लोग अच्छे जानते हैं। नॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब क्या है,
ये मोनोटोनिक फंक्शन है। ये क्या है भाई? मोनोटोनिक फंक्शन है, समझो बात को, ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो ये सब थोड़ा सा मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में जानकारी थी, जिसको आपने आपके साथ शेयर करके मुझे तो अच्छा लग रहा है, और आप लोगों ने भी मोनोटोनिक सीक्वेंस, अच्छा यहाँ पे मैं फंक्शन में आ गया, देख लो। मोनोटोनिक सीक्वेंस आप है, ये फंक्शन को ही मैंने यहाँ पे कहा सीक्वेंस कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। मैंने फंक्शन को, अगर मैंने सीक्वेंस को फंक्शन लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आई होगी। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, अब इसमें नेक्स्ट सेशन में हम जो मतलब पढ़ेंगे वो बहुत ही, नेक्स्ट वीडियो इस पे जो मैं आपको बताऊंगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जानते हो ना, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, इसकी बात करेंगे। बहुत ही खतरनाक तरीके से बात करेंगे, तो टेंशन मत लो। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इसका नेक्स्ट वीडियो होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और धुआंधार लाइक और शेयर की आप बौछार लगा देंगे, पूरे भारत में आप रायते की तरह फैला देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।